इतिहास गवाह है, सलाखों के पीछे सिर्फ गुनहगार नहीं रहते। कभी कभी वहाँ एक ऐसा इंसान भी रहता है जो परिंदों की आजादी के गीत लिखता है। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कविता, कार्यक्रम का नाम है अपने अतिथि। और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे मेहमान से मिलेंगे जिनका एक हाथ कानून की रक्षा करता है और दूसरा हाथ नन्ही गोरैया को दाना खिलाता है। एक तरफ एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल का लोहे जैसा अनुशासन, दूसरी तरफ एक कोमल हृदय जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में बेजुबानों की ढाल बना खड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे तिहाड़ जेल में दिल्ली में सह अधीक्षक एवं मानव पशु कल्याण प्रतिनिधि योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र कुमार जी को 2 बार वरिष्ठ सुधारात्मक राष्ट्रपति पदक सन 2018 और सन 2023 में सम्मानित किया जा चुका है। योगेंद्र जी ने अपने कार्य के लिए लिम्का बुक एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। योगेंद्र जी को राष्ट्रीय प्राणी मित्र अवार्ड भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आज योगेंद्र जी के जीवन के बारे में जानते हैं, उनके इस अनुभव के बारे में जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति तिहाड़ जेल के अनुशासन से जुड़ी हुई और दूसरे साथ साथ बेजुबान जो पक्षी हैं उनके लिए कार्य करता है। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। योगेंद्र जी, बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी और जिस कार्य में आप हैं बहुत टफ वो जॉब मानी जाती है। दूसरी तरफ एक पहलू है आपका जो एक इंसान संवेदना के रूप में जाना जाता है। तो कैसे ये दोनों छोर आपस में मिले? मैडम, हमारी जो जॉब है बड़ी रिक्सी जॉब है, जोखिम भरी जॉब है। और जब मैं इसमें वेलफेयर का काम करता हूँ नेचर के लिए, तो उसमें बड़ा सुकून मिलता है और जो मेरा तनाव है वो भी दूर हो जाता है। इसलिए तो मैंने तो अपना ज़िंदगी इसको नेचर के लिए समर्पित कर दिया। जितनी मेरी ज़िंदगी आगे की है, मैं नेचर के लिए अपना काम करता रहूँगा। क्या शुरू से बचपन से ही आपको वातावरण से प्यार था? नहीं मैडम, ये 2000 के आसपास की बात है। जेल नंबर 1 की ये घटना है। एक पिजन पंखे से टकरा गया था, तो काफ़ी घायल अवस्था में एक कैदी उसे लेके आया डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में। मैं भी वहीं पे खड़ा था। एक हमारे स्टाफ से बोला कि भी इसे हॉस्पिटलाइज कर दो। तो वो उस बारिश भी काफ़ी थी, शाम का वक्त था, तो वो स्टाफ उसको लेके हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए निकल गया। ठीक है। और वो जो हॉस्पिटल थी वो मेरे नज़दीक थी, तो मैंने कहा कि भी मैं क्यों नहीं लेके गया इस पक्षी को, जबकि मेरे तो नज़दीक पड़ती और जो दूसरा स्टाफ था वो इसे इतनी दूर लेके जाएगा, फिर से छोड़ के अपने घर भी जाएगा। मुझे रात में इतना अपने आप को गिलानी महसूस हुआ और इतना दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा इस काम के लिए। तो सुबह उठा तो मुझे एक ऐसा अपने फीलिंग आई या अपने अंदर चेंज नज़र आया कि मैंने एनिमल बर्ड्स के लिए और नेचर के लिए काम करना उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया और वो जर्नी आज तक चालू है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि मैं सारी जिंदगी ये काम करता रहूंगा। उसके बाद जब अगली सुबह हुई फिर क्या हुआ? तिहाड़ जेल के अंदर ना सभी प्रकार के बर्ड्स हैं और कुछ क्या है जो कैदी लोग हैं वो उनको दाना पानी देते। तो मैं उसमें गया, मैंने देखा तो उसमें 1-2 बीमार भी मुझे नज़र आए। तो मैंने अगले दिन से उन जो बीमार बर्ड्स थे मैं उनको लेके हॉस्पिटलाइज करा। और आप से मैं बताना चाहूँगा कि अब तक मैंने कम से कम भी तिहाड़ जेल से 5000 बर्ड्स जो बीमार और इंजर्ड थे हॉस्पिटलाइज किए हैं। और मैंने तो अपने घर के अंदर एक छोटा सा सेटअप भी लगा रखा है जो उसको मैं खुद भी इलाज कर सकता हूँ, तो मैं हॉस्पिटलाइज नहीं करता हूँ। और मैं अपने घर पे ही छोटा मोटा जो फर्स्ट एड वगैरह से अगर ठीक होता है तो मैं अपने वहीं से ठीक करके 1-2 दिन में उन्हें प्रकृति के हवाले फिर कर देता हूँ। जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वो भी एशिया की सबसे बड़ी जेल में। ये तो बहुत टफ काम है सर। और पुलिस की तो पर्सनालिटी हम वैसे भी जानते हैं कि उनको हमेशा, भले ही वो अंदर से कितने भी सॉफ्ट हों, लेकिन उनकी जॉब ऐसी है कि उन्हें स्टिक रहना पड़ता है। तो ये जो स्टिकनेस है और साथ साथ आपका जो संवेदन है, ये क्या फिर आपकी जॉब में भी दिखाई देता है? मतलब आप कैदियों के साथ भी सॉफ्ट होते हैं या फिर पूरी वो जो एक पर्सनालिटी होती है उसी में ही रहते हैं? नहीं मैडम, देखो हमारी ड्यूटी सुरक्षा की तो है और दूसरी हमारी एक ड्यूटी ये भी है कि भी जितने भी हमारे प्रिजनर हैं, कैदी हैं, इनकी मानसिकता भी हमने चेंज करनी है, क्योंकि इन्होंने वापस लौट के समाज के अंदर भी जाना है, कभी ये दोबारा क्राइम ना करे, इसलिए हम इनकी मानसिकता भी चेंज करते हैं। तो एक हमारा कंसेप्ट ये भी है कि इनको नेचर से प्यार करें। तो आपको सबको पता होगा इस बात का कि भी जो नेचर से प्यार करेगा, इन्वायरमेंट से प्यार करेगा, वो कभी क्रूर नहीं होगा, उसमें करुणा
होगी। और मेरा अपना मानना है, जो नेचर से प्यार करेगा वो क्राइम भी नहीं करेगा। अगर हम इन्हें नेचर से प्यार करना सिखाते हैं बंदियों को, कैदियों को, तो ये बाहर जाके भी तो इनकी जो मानसिकता है वो चेंज होएगी, करुणा की तरफ जाएगी। तो हमें इससे ये भी बेनिफिट मिलता है कि इनकी मानसिकता भी चेंज होती है। और दूसरा, हमारे इन्वायरमेंट भी हेल्दी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में पक्षियों की भी बहुत ज़रूरत है, या बहुत ही उनकी अहम भूमिका रहती है इन्वायरमेंट के लिए। तो हमें दोनों तरफा इस चीज़ से फ़ायदा होता है। जी, तो सर बाहर से देखने पर तो जेल बहुत ही ज़्यादा सख्त लगती है, लेकिन थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि अंदर की दुनिया कैसी होती है, दिनचर्या कैसी रहती है वहाँ पे, क्या क्या काम लिए जाते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा जानने की जिज्ञासा अक्सर बनी रहती है कि आखिर अंदर होता क्या है। इन्वायरमेंट हमारा इतना बढ़िया है, और जितने भी लगभग सीजन के जो फ्लावर्स होते हैं हम सब लगाते हैं। और हमने तो पूरे इसके लिए तो जो बंदियां खुद लगाते हैं, वो हम नहीं करते हैं ना, हमने कुछ ऐसा है तो बंदी खुद ही हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जितना भी हमारा पेड़ पौधे हैं, घास है, इनको पानी देना, पेड़ लगाना, ये सभी काम करते हैं। तो मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ, जैसे कोई बंदी बाहर से बंद होके आता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की, ये तो आम बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, तो इसमें जो कोई आता है तो इन्वायरमेंट हमारा इतना अच्छा है। और हम सुबह सुबह तो उनसे व्यायाम वगैरह भी करवाते हैं, और उनकी तो दिनचर्या हमने एक सेट किया हुआ है, कितने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे होगा। तो देखने में ये आता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह या शुगर वगैरह, हाँ, ये बहुत कम हो जाता है। और काफ़ी लोग अपने आप को इसमें महसूस करते हैं कि भी जो हम बाहर दवाइयाँ ले रहे थे तो अंदर आके दवाइयाँ हमारी बंद होगी। बहुत लोग बोलते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा जो खाने का मीनू है वो डॉक्टर पास करते हैं, और उसी हिसाब से हमारा मीनू बनता है। और वो जो मीनू जो बनता है उससे उनको फ़ायदा होता है। फिर इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, सुबह उठ के व्यायाम करना, योगा करना, और इनसे उनकी हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूव मिलता है। और जो मानसिकता उनके, देखो, जब आदमी कोई नया बंद होके आता है तो नेचुरली मानसिक तनाव में जरूर होगा वो। और जब इन्वायरमेंट उसे अच्छा मिलेगा, हेल्थी खाना मिलेगा, तो उनका तनाव भी कम होता है। जी, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है इन्वायरमेंट से जी। हमें। तो योगेंद्र जी, हमने जैसे बहुत सारी मूवीज में देखा है कि वहाँ पर जो कैदी होते हैं, जो जो बंदी होते हैं, जिनको सज़ा मिली हुई होती है, उनके काम असाइन किए हुए रहते हैं। पिक्चर्स में हमने ऐसा देखा है कि कोई खाना बना रहा है, किसी को अगर पढ़ने का शौक है तो वो पढ़ाई कर रहा है, या वो सिलाई कर रहा है, इंटरेस्ट के काम। सच्ची बात है क्या ये? ऐसा हाँ होता हाँ, है क्या? मैडम, एक वो पूरी कॉलोनी है, उसमें हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। हमें नाई भी चाहिए, हमें खाना बनाने वाला भी चाहिए, हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कारपेंटर भी चाहिए हमें। तो जो भी बाहर सिल्क होती है, जिसमें भी अगर वो बंद होकर आता है तो हम उसी प्रकार के उसे जॉब भी देते हैं। और जॉब देने का मतलब है उसकी सैलरी भी अच्छी मिलती है। हमारे 10,000 8,000 ऐसे स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड हमने 3 कैटेगरी में रखे, तो उन्हें हम सैलरी भी देते हैं उनमें में। और जैसे कि कोई कारपेंटर बंद होके आए तो हम उसे फैक्ट्री में लगा देंगे। और किसी ने ब्रेड वगैरह का बेकरी में काम किया है कई बार, तो हम उसे बेकरी में जॉब दे देते हैं, जिससे उसका टाइम भी पास होते हैं और 2 पैसे अर्न भी कर ले वो। जी, मतलब ये सच्ची बात है कि हाँ, बिल्कुल उनकी जॉब बिल्कुल क्राइटेरियाज होते हैं अंदर। बिल्कुल होते और हैं। जब व्यवहार सुधरता है तो क्या उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? जो मैडम जैसे कि कन्विट हो गया, कैद हो गई है जिसे, और अगर वो अच्छा व्यवहार रखेगा जेल प्रशासन से, अच्छे से अंदर अपना उसका जो एटीट्यूड है या जो भी उसका लगाव, अच्छा सा व्यवहार, महत्वपूर्ण व्यवहार होता है, अच्छा रहेगा, तो हम उसे रिकमेंड करते हैं और उसे छूट भी देते हैं और उसे हम जल्दी रिहाई भी कर देते हैं। जी, मतलब ये उनके फायदे के लिए चीजें होती हैं। जी तो मैम। आपने जो बताया कि इतना सुंदर एनवायरनमेंट होता है अंदर की, सभी कुछ अवेलेबल है, प्राकृतिक चीजें भी वहाँ पे हैं, जो एक बदलाव है, ये क्या वो अपने जीवन में भी महसूस करते हैं? कभी बातचीत होती है कि सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, या हमने अपनी गलतियों को भुला दिया, अब तो हम आगे अच्छे बने रहेंगे? देखो मैडम, अगर हम यहाँ पर ना एजुकेशन पे भी काम करते हैं, और एजुकेशन में तो फ्री पे है हमारा, इग्नो वगैरह हुई है, सो हम उनके फार्म जो हैं, पूरी एजुकेशन हम फ्री इग्नो वगैरह फ्री करती है। जो भी अंदर से फार्म भरे जाते हैं, बीए के, बीए से अपर जो भी है, या 10th या 12th है, जो एजुकेशन लेके जाएगा बाहर जाके अच्छा अपना कुछ रोज़गार कर लेगा। और यहाँ पर भी हम काफ़ी चीज़ें सीख के जाएगा, जो भी, जैसे कि बेकरी में हम सिखाते भी हैं। ये नहीं है कि भी जो आया सीखा हुआ उसे ही लगाएंगे, और हम लर्निंग भी करते हैं उन्हें कि भी आगे सीख जाए वो यहाँ पर। वैसे तो उसे ये फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये लर्निंग स्कूल ही हैं, ये हम उन्हें स्किल्ड करें और बाहर जाके अपना कोई रोज़गार तो कर ले कम से कम, नहीं तो समाज में जाके करेगा क्या वो। बट सर, ये तो जब इनके ऊपर कोई भी केस दर्ज होता है तो ये तो फिर किसी एक कैटेगरी, डिफॉल्टर कैटेगरी में आ जाते हैं। बट अगर आप हमें बताएंगे कि अगर कोई आपके नॉलेज में ऐसी स्टडी, कोई ऐसा केस रहा हो जिन्होंने अंदर ही बहुत अच्छी तरक्की कर ली और फिर बाहर जाके बढ़िया, मतलब वो काम कर रहे हैं। अगर किसी से क्राइम हो जाता है, जाने अनजाने में कैसा भी है,
ये जेल नहीं है, सुधार गृह है। हम उसे सुधारेंगे क्योंकि उसने वापस फिर समाज के अंदर फिर दोबारा भी जाना है। तो हम जितने भी हमने जितना भी अपना दिनचर्या बना रखा उसका, या हम जितने भी हमने प्रोग्राम्स चला रखे हैं, एनजीओस वगैरह आती हैं अंदर सिखाने के लिए काफ़ी कुछ, तो जितना भी है ये सिर्फ उनके ये है कि वे बाहर जाके वो मैंने उनको रोज़गार मिल जाए और समाज में एडजस्ट हो जाए वो। तो ये हमारी मेन प्रायोरिटी रहती कोई है। ऐसा है नॉलेज में आपके जो अब जाके बहुत अच्छा कर रहा हो, कभी मिलने आते हैं लोग आपसे? एक नहीं है मैडम, हज़ारों हैं जो यहाँ से सीख के गए हैं और उन्होंने बाहर अपना काम स्टार्ट किया है। और कैदी को तो हम अनुदान राशि भी दिल्ली सरकार देती है जिससे वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। किसी को जैसे कि बैटरी रिक्शा भी लेके भी दे देते हैं। और जैसे यहाँ पर ना नाई का काम सीख के गए हैं, बहुतों ने नाई की वो किया। लेडीज जो प्रिजनर होती है उन्होंने ब्यूटी पार्लर का भी काम सिखाया, वो बाहर जाके काफ़ी अच्छा काम किया जी, उन्होंने। कैसा महसूस होता है सर? हमें तो ये महसूस होता है कि भी जैसे कि कोई भी प्रिजनर अगर बाहर जाके कामयाब होता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। काफ़ी हमें मिलते भी हैं कि सर हमने तो ये स्टार्ट कर लिया, ये हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या हमने अंदर ये सीखा था और सीखने के बाद में हमने बाहर जाके अपना भी छोटा मोटा रोज़गार स्टार्ट कर लिया और जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा चल रहा। तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो जेल प्रशासन ने और दिल्ली सरकार ने जो काम चला रखे हैं उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी सर, तिहाड़ जेल का नाम सुन के ना हम आम जैसे लोग हैं वो तो थोड़ा डर ही जाते हैं कि अरे तिहाड़ जेल में तो बड़े बड़े कैदी जो हैं वो आते हैं, आप तो वहाँ रहते हैं दिन रात। आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा डर का या कुछ ऐसा, कभी मानसिक कोई तनाव ऐसा रहता है कभी? नहीं, कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, मगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कोई इतना बड़ा इंसिडेंट ऐसा नहीं है, चलो चलता रहता, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। देखो हमें ड्यूटी लगाया तो हमें थोड़ा बहुत तो फेस करना ही पड़ेगा, मगर सब ठीक ही है, नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर तो हमारा यही रहता है कि हम इन्हें सुधारें और सुधर के ये समाज में जाके अच्छे से अपना काम करें। जी, आपके भीतर जो ये पक्षियों और जानवरों के कल्याण की जो ये मुहिम है, कैदी कितना इससे जुड़ पाए? क्योंकि हर कोई तो पर्यावरण से प्यार करता नहीं होगा, लेकिन क्या बाद में फिर वो भी नेचर की तरफ आ जाते हैं? और आपने बताया कि बहुत सारे कैदी तो पर्यावरण के लिए अलग अलग चीजें बना रहे हैं, तो क्या क्या है सर वो चीज? हमारे जेल नंबर 4 में तो बर्ड्स केयर सेंटर भी है। हमारे यहाँ कम से कम 15 से 16 हज़ार के करीब बर्ड्स हैं विभिन्न प्रजातियों के, और वो कोई भी घायल या बीमार होता तो हम वहाँ पर फर्स्ट एड दे देते हैं उन्हें। हमने केयर सेंटर भी बनाया हुआ है बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स के लिए तो हमने बहुत कुछ वहाँ पे किया हुआ। और शाम को तो इतना मनमोहक दृश्य होता है कि कहीं उसकी पैरट की आवाज़ आती है, कहीं चिड़िया की आवाज़ आती है, कहीं मोर की आवाज़ आती है। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है कि ऐसा लगता है कि भी ये दिल्ली नहीं है, एक अलग हटके कोई गांव वगैरह है। तो ये हो गया। तो दूसरा, ये प्रिजनर ना इससे काफ़ी जुड़ते हैं। हमारे गौशाला भी है, हमारी 2 जेलों के अंदर तो गौशाला भी है। गौशाला के अंदर आके ना जैसे कि हम गाय के पास बैठते हैं या उसके हाथ फेरते हैं या उसे पुचकारते हैं या उसे थोड़ा लविंग करते हैं गाय के पास जाके, तो हमारा ब्लड प्रेशर तो ऐसे ही कंट्रोल में आ जाता है। ये नेचुरल बात है। ये अगर किसी को है तो जाके देखे, तो करे थोड़ी सेवा गाय की, तो पता लग जाएगा इससे। तो ऐसे गौशाला भी है हमारे यहाँ पर। हमने इसीलिए ये चीज़ है हमारे यहाँ पर, क्योंकि भी हम चाहते हैं कि भी नेचर से प्यार करें। नेचर से प्यार करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट हमें मिले भी काफ़ी अच्छे हैं जिन बंदियों ने नेचर से प्यार किया है। और एक नहीं है, काफ़ी नेचर से प्यार करते हैं। कोई दाना भी घेरता है, कोई पानी रखता है, हाँ, और कोई बीमार है तो इंजर्ड है तो उसकी सेवा भी करते हैं। अंदर भी हम ठीक कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे कोई किसी को चोट वगैरह लगी है और जो ज़्यादा सीरियस है, मैं या मेरे और भी स्टाफ में काफ़ी ये लोग मदद करते हैं, वो खुद जाके उन्हें हॉस्पिटलाइज कर देते हैं जो सीरियस है, वरना वहीं पे हम ठीक कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि जो गोरैया है वो हमारे आंगन से रूठ गई है? मैडम 2000 के आसपास की बात है। इतनी गुरैया होती थी कि इतना सुबह हमारी सुप्रभात भी गुरैया की आवाज़ से होती थी और संध्या भी हम गुरैया की आवाज़ से ही समझ जाते थे कि अभी अब संध्या हो गई है। इतनी गुरैया की चींचाने की आवाज़ आती थी। अब भाई हमसे रूठ गई है, चली गई है, इसके कारण भी हम ही रहे हैं। ये एक घरेलू पक्षी है, ये घर में ज़्यादा घोंसला बनाना पसंद करती है। अब हमने अपना घर को ना बंद कर लिया, चारों साइड से एसियाँ लगा दिया कि एसी की हवा बाहर ना जाए, तो ये आराम से हल्के हल्के से ये हमसे दूर चली गई है। और अब इन्होंने बसेरा कहाँ बना लिया, इसने अब अपना बसेरा बना लिया ज़्यादातर अपना इसमें पारिकों के अंदर। मैं 2 पारिक में अपना प्रिजर्व किया हुआ है हमने, प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में है। तो हमने वहाँ पे घोंसले लगाए हैं, पानी की हम व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ से अब बढ़ने लगी हैं।
और थोड़ा पहले हमें तो 150 की नज़र आती थी, अब तो 300-400 की उसमें नज़र आने लगी है। ऐसे ही हमने अपनी जेल मैंडोली में भी हमने ऐसे ही किया था, थोड़ी सी गौरैया थी वहाँ पर, और अब तो काफ़ी चहचहाती है। और ये ज़्यादातर तो प्रिजनर करते हैं इनके लिए। वैसे तो वेलफेयर के लिए कोई भी स्टाफ दाना ले आता है, मैं भी ले जाता हूँ, और भी ले जाते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। पशु पक्षी तो बहुत प्यार करते हैं। तो उससे भी हमारे मंडोली जेल में तो बहुत सारी गौरैया हैं जी और तो काफ़ी संख्या में उड़ती नज़र आती हैं ग्रुप के अंदर। जी। कभी दोस्ती की है आपने किसी से? कोई आपके पास ये गौरैया भी क्या फ्रेंड्स बन जाती है जैसे और पेट एनिमल्स जो हैं वो बन जाते हैं? मैडम आप कहीं पर भी जाओ, 4-5 दिन दाना दे गेरो वहाँ पर, वो आपको पहचानेगी और आपके नज़दीक भी आएंगी। गौरैया तो इतना घरेलू पक्षी है कि ये जैसे कि हमारी माताएं बहनें जब घर के आंगन में बैठ के चावल को छांटती थी, तो वो बिल्कुल चावल के बिल्कुल पास में आ जाती थी और उसका वो दाना जो था वो उठा के लेके जाती। जी, तो आप बहुत एक अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। और जैसे आपने बताया कि आपने जेल के अंदर एक स्पेशल ज़ोन बना रखा है बेज़ुबान जानवरों के लिए, लेकिन अगर आपसे पूछे तो आपके दिल के करीब ज़्यादा क्या है, खाकी वर्दी या बेज़ुबानों की सेवा? देखो ये मेरी जॉब है, इससे मेरे परिवार भी चलता है और जॉब में भी मैं इंजॉय करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मैडम, मैं जितना भी मेरी सैलरी है, मैं सैलरी का 10% एनिमल बर्ड्स के और नेचर के लिए, वेलफेयर के लिए लगाता हूँ मैं। जो भी ये काम है, जैसे कि ये घोंसले भी हमने परचेज़ किए हैं। वैसे तो मेरा ग्रुप है, हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, ना कोई हमारा एनजीओ, ना हम किसी एनजीओ से डोनेशन लेते, ना हम किसी से पर्ची काटते हैं। मेरा 10% है और थोड़ा बहुत ये मेरे दोस्त वगैरह भी दे देते हैं, जितनी इनकी इच्छा है ये भी दे देते हैं। और हम उसी से ही हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल गया। हम ज़्यादातर स्कूलों में जाके मैडम हम अवेयर करते हैं बच्चों को, क्योंकि आने वाला जो समय है बच्चे ही देश को संभालेंगे। ज़्यादातर हम स्कूलों के अंदर जाते हैं, उनको इसके बारे में समझाते हैं कि भाई ये कितना हमारे लिए, नेचर के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो बच्चे भी हमारे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। मेरे घर पे ना मैंने एक पिंजरा रखा हुआ है कि भी इसमें आके आप कोई भी बीमार या इंजर्ड पक्षी छोड़ के जा सकते हो और मैं उसको हॉस्पिटलाइज कर दूंगा। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उसमें ज़्यादातर बच्चे लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे देखो, सर ये कबूतर इंजर्ड है, हाँ ये पैरट इंजर्ड है, या ईगल इंजर्ड है, तो उसमें रख के चले जाते हैं। तो मैं उठा के उसे हॉस्पिटलाइज कर देता हूँ, या मैं किसी को फ़ोन कर देता हूँ, वो ले जाता है इसे उठा के हॉस्पिटलाइज। तो अगर कोई सड़क पर किसी जानवर के साथ क्रूरता करता देखे, या कोई जानवर अगर किसी परिस्थिति में परेशान है, तो एक नागरिक के तौर पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? मैडम देखो, क्रूरता में तो कानून भी बने हुए हैं कि भाई कोई किसी एनिमल्स के ऊपर क्रूरता करेगा, डंडा मारेगा, या तो वो एक कानून भी है। पर मेरा मानना ये है, कानून तो ठीक है अपनी जगह काम करेगा ही, मगर अवायर लोगों को ज़्यादा करो कि ये भी हमारा एक नेचर का हिस्सा है। जैसे कि मैडम आपने देखा होगा कि भी हमारे जितने भी पशु या पक्षी हैं, इनको किसी न किसी देवी देवता से जोड़ा गया है। जी हाँ। गाय को श्री कृष्ण से, चूहे को भी गणेश से जोड़ा हुआ है, शेर को वैष्णो देवी माता से जोड़ा हुआ है। तो किसी न किसी को जोड़ा हुआ है। इसलिए क्यों जोड़ा हुआ है कि हम भी इनमें ईश्वर का वास समझे और हम इनकी सेवा करें। इसलिए जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, या रामायण में भी देख लो, रामायण में भी इनका काफ़ी जिक्र मिलेगा। काफ़ी क्या, पूरी रामायण में जो सेकंड पार्ट है जिसमें रावण और राम का युद्ध होता है, उसमें जितने भी ये सब ये एनिमल्स थे राम के साथ में। उसने तो इंसानों से मदद भी नहीं लिया, पूरी सेना उसके साथ में एनिमल्स की थी। वानर थे, भालू थे, सब प्रकार के थे उनके पास में। गिलहरी ने भी अपनी भूमिका निभाई थी, आपने देखा होगा कि उसने एक तिनका ला के दिया था। हाँ, गिलहरी ने भी अपनी भूमिका निभाई। पक्षी भी थे, गरुड़ वगैरह थे, ये थे, सब ने युद्ध में हिस्सा लिया। भगवान श्री राम ने इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स में भरोसा रखा और उसने युद्ध भी जीता उससे। तो इसलिए जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, आप देखोगे न किसी ना हमारे जितने भी देवी देवता से किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे शुरू से ही, आप आदिकाल में भी जाओगे, आदिकाल से ही आप देखोगे तो आदिकाल से ही ये हमारे साथ रहते आए हैं। गाय हमें दूध देती है, घोड़े थे पहले, घोड़े हमारे वाहन का काम करते थे और अब भी काम करते हैं काफ़ी। ये हमारे साथ बिल्कुल मिल के। अब तो खैर आधुनिक युग आ गया है, गाड़ियाँ चलने लगी है। हमारे गाँव में तो अब भी देखोगे तो अब भी ये बैलगाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर, अब भी हमारी मदद करते हैं। तो हमारी जब मदद करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जब ये बूढ़े हो जाए या काम करने लायक ना रहें, तो हम इनकी सेवा करें, हमें भगाए ना इन्हें।
ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी इंसानियत रखें इनके प्रति, जी। मेरे कहने का मतलब जी, ये है। सन 2000 पहले के योगेंद्र जी और उसके बाद जो योगेंद्र जी हैं, क्या आपके अंदर भी बदलाव आया फिर उसके बाद? मतलब आप अपने नेचर में बदलाव देखा फिर? नहीं मैडम, नेचर में तो मेरा इतना अच्छा बदलाव आया कि मैं अभी तक स्वस्थ हूँ, ना मुझे किसी बात की टेंशन है। इमोशनली? इमोशनली तो बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है ना मैडम, मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत किए हैं स्कूलों के अंदर जाके, कॉलेज के अंदर आके, जैसे आपके यहाँ पर भी आया, मैं अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत करता हूँ। मैं ये बताता हूँ भाई, नेचर से प्यार करो, वो नेचर ही हमें देती है, बेचारी लेती है हमसे, कुछ नहीं है जी ये। हाँ। और हमारा भी फर्ज बनता है कि इसकी हम देखभाल करें नेचर की। इसमें प्रदूषण के विरुद्ध भी हमने अभियान चलाया था, और बड़ा लंबा हमारा अभियान चला था प्रदूषण पे भी। और मैं बड़े लोगों बच्चों को जाके अवायर किया, बताया उनके बारे में प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, पृथ्वी प्रदूषण है। एक प्रदूषण नहीं है ये वायु प्रदूषण, हमने नहीं, ये हमें सारे प्रदूषणों पे हमने गौर करना। हम जाके बच्चों को यही चीज़ें समझाते हैं कि भाई जल प्रदूषण भी है। अब हमारी जमुना है कितनी प्रदूषित है, ये जल प्रदूषण है। हाँ, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। अब रात को हम डेक बजाते हैं शादी के अंदर, कितनी तेज तेज आवाज़ आती है, वो ध्वनि प्रदूषण है। तो हमें हर एक प्रदूषण पे गौर करना और हर एक प्रदूषण को भगाना है। वायु प्रदूषण पे हमने इतना ध्यान नहीं देना। वायु तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सेहत से जो है जुड़ी हुई है, कि हम सांस लेते हैं। मगर हमें प्रदूषण के जितने भी प्रकार हैं, हमने सब पे ही काम करना पड़ेगा। जी, एक अंतिम और छोटा सा सुझाव जो आप हमारे सुनने वालों को देना चाहें, कैसे हम इंडिविजुअली भूमिका निभा सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और नन्हे पक्षियों को बचाने के लिए? इसमें ना मैडम, मैं यही कहूँगा, यूथ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और यही अपनी बात बताना चाहूँगा कि भी मैं ये नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं है मैडम, कुछ भी जेब से आपको कुछ नहीं लगना है। जैसे कि मैंने, हाँ, पहले हम पेड़ खरीदते थे, तो हमें एक आम का पेड़ या जामुन का पेड़ एक 100 रुपये या 125 रुपये का, 1-1.5 फुट का हमें मिलता था। तो हमारी काफ़ी जेब से पैसा लगता था इस चीज़ के लिए। तो हमने क्या किया उसमें, हर साल, जैसे कि पिछले साल हमने बरसात के अंदर जामुन के और आम के पेड़ और सहतूत के पेड़ काफ़ी उगाए। वो अब काफ़ी बड़े हो गए। अब उनको हम प्लांटेशन अब करेंगे इस साल में, उनको निकाल के जहाँ उनकी जो अच्छी जगह होगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगाने के लिए, जहाँ सेफ रहेंगे, जहाँ अच्छे से ग्रोथ करेंगे, वहाँ उनको शिफ्ट कर देंगे। और नए नए बीज अब हम अगले उसके लिए हम इस साल हम बो देंगे। तो हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा। और मैं ड्यूटी भी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ, आपको मैं बताऊँ। मैं तो उसके साथ साथ मैं इन्वायरमेंट के लिए भी काम करता हूँ। इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं सारा दिन इसके पीछे लगे रहना है, नहीं। जब भी आपके पास समय मिले, जब भी आप इन्वायरमेंट में थोड़ा हिस्सेदारी दो, हाँ, और पेड़ लगा के थोड़ा पानी दे दो, अपने बच्चों से बोल दो, किसी से भी बोल दो, पानी तो कोई भी दे देगा, बड़ी खुशी मिलती है। और नेचर से काम करके देखोगे तो आपको सुकून, तनाव, ये सब चीज़ आपका कम हो जाएगा। सुकून तो इतना अच्छा मिलेगा कि आपको अच्छा, सारा दिन आपका अच्छे से निकलेगा, अगर सुबह आपने थोड़ा इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा काम कर लिया। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पे भी घायल या इंजर्ड बर्ड्स मिलता है, तो आप, जैसे कि गाय कहीं पे घायल है या कुछ भी है, तो आप अब चाइनीज़ मंजा है, चाइनीज़ मंजे में पतंग उड़ाते हैं, पतंग में मंजे में काफ़ी बर्ड्स पेड़ों पे टंगे मिलते हैं। तो आपको 100 नंबर पे फ़ोन कर दो, सॉरी 101 पे, फायर ब्रिगेड वाले वो आएंगे, वो उतार के चला देंगे। आपको कुछ पैसा नहीं लगा, आपने सिर्फ फ़ोन ही तो किया। गाय का इंजर्ड है कुछ भी है, तो आप 100 नंबर पे कॉल कर दो, वो आएंगे 100 नंबर वाले, वो उसे उठवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमारा कहीं कोई भी खर्चा नहीं है इसके अंदर, इन्वायरमेंट की सेवा के अंदर कोई जेब से लगेगा। बस थोड़ी आपने समय देना उनके लिए, और समय दोगे तो आपको इन्वायरमेंट आपको सुकून भी देगा और आपका तनाव भी दूर करेगा। शुगर है जैसे किसी को, तो ये चीज़ें सबकी बहुत कम कर देगा। तो यही मैं आपको यही संदेश जी, मतलब अगर कोई पशु पक्षी भी अगर इंजर्ड दिखे तो भी हम 100 नंबर 100 नंबर डायल कर सकते हैं। बिल्कुल, पक्षी अगर कोई है तो आप, पक्षी का तो कोई है नहीं, देखो पुलिस है, उसको ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है, कि उसके अपने भी एक वो है। पक्षी को तो आप कहीं पे भी डब्बे के अंदर उठा के आप कर सकते हो। हाँ, तो जैसे कि बड़ा है, रोड के ऊपर है, तो रोड को सही व्यवस्था से चलाने की जिम्मेदारी तो पुलिस की भी बनती है। तो आप पुलिस को कॉल कर दोगे तो वो एम्बुलेंस को किसी ना किसी से अरेंज कर देंगे, उनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जी। और ये फायर ब्रिगेड वालों को तो आप किसी भी इसमें बुला सकते हो, आप जी, पक्षी में भी और पशुओं में भी। जी, तो योगेंद्र जी, बहुत ही अच्छी चर्चा आपके साथ हमारी रही और
आप जिस तरह से अपने कैदियों को, अपने प्रिजनर्स को एक अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, साथ में पर्यावरण से भी प्यार करवा रहे हैं, आप खुद भी करते हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है सर। हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहें और लगातार इस काम में और सम्मानित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन हर इंसान सिर्फ अपनी गलतियों का नाम नहीं होता। सलाखें किसी को रोक सकती हैं, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो वही इंसान समाज के लिए एक नई मिसाल बन सकता है। योगेंद्र जी से बात करके हमें अनुशासन और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू लगे। उन्होंने बताया कि नन्ही गोरैया को हमें जीना सिखाना चाहिए और अब खुद भी उससे सीखना चाहिए। परिंदों के लिए रखा एक कटोरा पानी आपकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आपसे भी अनुरोध है कि अपने पर्यावरण के प्रति कुछ कदम आप भी उठाएं और इस अच्छे काम में थोड़ी सी भागीदारी निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। लेकिन धुएं से घबराती कहाँ गुमाए उसका घर। गौरैया की पुकार सुना तूने, अब तो जाग जरा। पेड़ लगा, आंगन सजा, बरसेगी फिर दुआ। गौरैया की पुकार मेरी भी है, तेरी भी जिम्मेदारी। साफ हवा, हरियाली रख, यही हमारी तैयारी है। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।